मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले माफिया अपराधियों को सिंघम बनकर ललकार रहे थे। आजकल नायक अवतार में मंच से ही उन्हें निलंबित कर रहे हैं, पद से हटा रहे हैं। पिछले 30 दिनों में हर दिन औसतन एक अधिकारी पर उन्होंने कार्रवाई की है, वो भी मंच से। हालांकि जब 2 अधिकारी कोर्ट पहुंचे तो न सिर्फ उन्हें राहत मिली बल्कि सरकार के अधिकार को भी कोर्ट ने कटघरे में खड़ा कर दिया। इन दोनों को तत्काल प्रभाव से मैं सस्पेंड करता हूं। सरकार योजना बनाए और कोई बीच में ही खा जाए तो बताओ उसको छोड़ना चाहिए क्या? जिला योजना अधिकारी को सस्पेंड करता हूं। जनपद पंचायत सीओ सेंधवा को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करता हूं। कई तरह की शिकायतें मुझे मिली है, इसलिए तत्काल प्रभाव से निगरानी जिले के कलेक्टर को हटाता हूं। अधिकारियों के बाद सीधे कलेक्टर पर कार्रवाई। देखो भाई, मैं किसी का अपमान नहीं करता। मैं वो शासकीय कर्मचारी और अधिकारी जो बेहतर काम करते हैं उनका हमेशा स्वागत और सत्कार करता हूं। निवाड़ी जिले के कलेक्टर ने इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया। कई तरह की शिकायतें मुझे मिली है, इसलिए मैं तत्काल प्रभाव से निवाड़ी जिले के कलेक्टर को हटाता हूं। एक तहसीलदार है, जमीनों की गड़बड़ों की खबरें मेरे पास आ रही है और बाकी कई गड़बड़ मैं उनकी जांच भी करवाऊंगा। कमिश्नर पूरी जांच करे और मैं जो पदस्थ तहसीलदार है उसको भी तत्काल प्रभाव से हटाया जाता है। इनकी जांच भी पूरी की पूरी होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के मुखिया इन दिनों बदले बदले से हैं। सीधे सहज सरल दिखने वाले शिवराज किसी भी गांव, तहसील, शहर पहुंचकर तेवर सख्त कर लेते हैं। मंच से तो कभी जनता के बीच से घूम घूमकर अधिकारियों को सजा दे रहे हैं। हालांकि जबलपुर हाईकोर्ट ने निलंबन से मंच लूटने की इस कला पर कैंची चला दी है। छिंदवाड़ा के सीएमएचओ 9 दिसंबर को निलंबित हुए, कोर्ट पहुंचे तो कोर्ट ने उन्हें राहत दे दी और सरकार पर सख्ती दिखाई। ये पाया गया कि यह तरीका निलंबित करने का उचित नहीं है और जो अधिकारी है उनके द्वारा सही कारण लेख न करते हुए बेवजह याचिकाकर्ता को निलंबित किया गया है। और आज माननीय उच्च न्यायालय की बेंच द्वारा श्री जीसी चौरसिया के निलंबन आदेश को एवं उनके स्थान पर जिसको करंट चार्ज दिया गया था, दोनों आदेशों को स्थगित कर दिया गया है। चौथी बार के मुख्यमंत्री और 15 साल से ज्यादा सत्ता पर काबिज होने के बाद भी शिवराज का ये डायरेक्ट एक्शन कांग्रेस को रास नहीं आ रहा। वहीं बीजेपी खुश है। मध्य प्रदेश के सारे नेताओं को अनिल कपूर बनने का शौक चर्राया हुआ है और मैं हूं ना की तर्ज में वो उस प्रदेश में ताबड़तोड़ अभिनय कर रहे हैं। आप बताइए कि अगर 15 साल की सरकार जो है लापरवाह को ये नहीं मालूम है कि सस्पेंड करना मुख्यमंत्री का काम नहीं है। ये जो है इसका मतलब है कि आप मुख्य सचिव से काम नहीं ले रहे हैं। ये मुख्य सचिव का काम है। आपके इनपुट जो चैनल हैं वो आपकी बंद हैं, आपके पास सूचनाएं नहीं आ रही हैं। निश्चित रूप से चुनावी स्टंट है, लेकिन इस स्टंट को पब्लिक समझती है। मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन की सेवा में किसी प्रकार की बाधा कोई भी उत्पन्न करेगा, चाहे वो प्रशासन का अंग हो, अधिकारी हो, कर्मचारी, उस पर कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस को थोड़ा सा अपने बौद्धिक दिवालियेपन पर ध्यान देना चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति जो सतत रूप से सक्रिय हो, लगभग 20 घंटे प्रतिदिन शिवराज जी श्रम करते हैं और उनके श्रम को यदि कांग्रेस को लोग स्टंट समझते हैं तो मुझे उनकी बुद्धि पर तरस आता है। मैं छिंदवाड़ा सीएमएचओ को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर रहा हूं। वैसे सरकार तो सरकार है। छिंदवाड़ा के मामले में सीएमएचओ डॉक्टर चौरसिया के वकील का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद उनके मुवक्किल की बहाली नहीं हुई है। उल्टा पहले एक ऑडिट टीम भेज दी गई है। सरकार योजना बनाए और कोई बीच में ही खा जाए तो बताओ उसको छोड़ना चाहिए क्या? और इसलिए मंच से हुंकार एक बात है, जमीन पर एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 2020 की तुलना में 2021 में भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों के पकड़े जाने के मामले 65% तक बढ़ गए। ये भी और बात है कि बावजूद इसके 280 अफसरों के खिलाफ सरकार ने जांच की मंजूरी तक नहीं दी। शायद इसलिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भ्रष्टाचार सूचकांक में 180 देशों में भारत को 85वें नंबर पर रखा है। जनता को परेशानी हो तो बताओ उसको दंड दिया जाना चाहिए कि नहीं? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मंच लूटना और गद्दी पर बैठना दोनों बखूबी आता है। शायद तभी कोर्ट ने बाकायदा सीडी देखकर
उनके मंच लूटने की कला पर कैंची चलाई और कहा कि निलंबन का ये तरीका ठीक नहीं। भले ही कानून में लिखा है कि निलंबन का अधिकार सक्षम अधिकारी के पास ही है, वो भी जांच के बाद, बावजूद इसके सरकार ने एक नया पैंतरा चल दिया है ना असरदार। यही तो है सरकार। जबलपुर से अपने सहयोगी संजीव और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मीनगर में एक सफाई कर्मचारी की पिटाई बीजेपी विधायक अभय वर्मा की मौजूदगी में हुई। इसका एक वीडियो वायरल भी हुआ। पीड़ित सफाई कर्मी ने जब अपनी आपबीती बताई तो आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी विधायक के घर धरना देने पहुंच गए और वहां प्रदर्शन कर रहे। देखते हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा की यह रिपोर्ट। पूर्वी दिल्ली में लक्ष्मीनगर से बीजेपी विधायक अभय वर्मा के घर आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। आरोप लगाया कि बीजेपी विधायक ने बुधवार को एक सफाई कर्मी की पिटाई की और बीजेपी दलित विरोधी है। किस प्रकार से सफाई कर्मचारी जो दिल्ली की सड़कों को सुबह 6 बजे उठ के जब लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं वो सड़कों पे जाके सफाई करने का काम करता है। आपने एक व्यक्ति को केवल इसलिए मारा कि वो सफाई कर्मचारी है, वो दलित है, वो पिछड़ा है, इसलिए आप उसको मारोगे। ये मानसिकता काम नहीं करेगी। और मैं अभय वर्मा को कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूँ कि दलित समाज इस घटना को भूलेगा नहीं। आज वो सफाई कर्मचारी के साथ पूरा दिल्ली का दलित समाज खड़ा हुआ है। बुधवार सुबह लक्ष्मीनगर में किशन कुंज झुग्गियों के पास एक बंद टॉयलेट खुलवाने के लिए बीजेपी विधायक अभय वर्मा अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे। वीडियो में बीजेपी विधायक अमित कुमार नाम के सफाई कर्मी को धकियाते हुए, जबकि उनके साथ के लोग सफाई कर्मी को जमकर थप्पड़ लगाते दिखे। सफाई कर्मी अपनी आप बीती बता रहे हैं, लेकिन इस मामले में किसी तरह की कार्रवाई नहीं चाहते। हमारे स्टोर रूम है, उसमें हम ताला लगा रखते हैं। बेलचे फावड़ी वावड़ी झाड़ू वाड़ू रखी जाती है हमारी। तो उल्ले वाले का बाथरूम की कुंडी लगी हुई थी, तो ये झुग्गी वाले पब्लिक वाले गए कह रहे हैं तो हमेशा ऐसे रहता, हमेशा ऐसे रखता। और मुझे फिर उधर से ही मैं भागा उधर से चाबी लेना, तो उधर से मेरा चांटे बजाने शुरू कर। तो आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? सब कार्रवाई क्या चाहते हैं? हम गरीब आदमी, हम क्या कार्रवाई चाहते हैं? तो आप कुछ कार्रवाई नहीं चाहते? इस मामले में बीजेपी विधायक अभय वर्मा कह चुके हैं कि उनके क्षेत्र में झुग्गी वालों ने शिकायत की थी कि टॉयलेट में हमेशा ताला लगा रहता है और वहां शराब स्टोर करके रखी जाती है, इसलिए वो वहां गए थे, लेकिन मारपीट नहीं की। हमेशा बंद रहता था टॉयलेट ये। अच्छा। और हमें परेशानी होती क्योंकि हमारे पास उतनी सुविधा नहीं है कि घर में हम बाथरूम वगैरह बना सके। अच्छा। तो हम गवर्नमेंटली यूज करते थे, तो इसी वजह से हमें परेशानी होती थी। कभी ऊपर भी जाते थे, कभी नीचे भी। तो ये वाली बात भी विधायक जी को कही थी आप लोगों ने कि ये टॉयलेट खुलना चाहिए, सबको थोड़ी सुविधा हो। अच्छा। तो हम लोगों के कहने से नहीं खुलता था। हाँ। तो उन्होंने बोला खोलने के लिए। अच्छा। तो अब उसके पीछे राज कुछ और निकल गया। अच्छा, ठीक है। तो तब लेकिन उसके बाद से अब खुला हुआ है? जी, अभी खुला हुआ है। टॉयलेट से थोड़ी शराब निकली है? नहीं, वहाँ पहले रखा था कोई। लेकिन ये आप लोगों की शिकायत थी कि वो टॉयलेट बंद रहता है वहाँ पर, आप लोगों को असुविधा होती है। सफाई कर्मी पर भी आरोप लगे हैं, बीजेपी विधायक पर भी आरोप लगे हैं और दोनों ही पक्ष फिलहाल अब इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं। ये बात अपनी जगह है, लेकिन जिस तरह से सफाई कर्मी की यहीं पर पिटाई हुई, ये लोकतंत्र नहीं भीड़ तंत्र का काम है। हमें समझना होगा कि लोकतंत्र और भीड़ तंत्र में कितना बड़ा अंतर है और हमें लोकतंत्र चाहिए, भीड़ तंत्र नहीं। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी कानन पात्रा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक विधानसभा और वहां 2024 में होने वाली लोकसभा का एजेंडा एक तरह से सेट कर दिया है। बीजेपी दोनों ही चुनावों में राम मंदिर के नाम पर वोट मांगेगी। मंड्या ओल्ड मैसूर रीजन में आता है, यानी वक्कालिका यानी देवगौड़ा का गढ़ है। इस क्षेत्र में 55 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही की नजरें बनी हुई हैं, क्योंकि बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक इस बार कमजोर दिख रहा है। मद्दूर के पास अमित शाह और जेडीएस सुप्रीमो देवेगौड़ा एक ही मंच पर दिखे, लेकिन कुछ ही देर बाद तकरीबन 20 किलोमीटर दूर मंड्या में अमित शाह ने जेडीएस और कांग्रेस को भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद फैलाने वाली पार्टी कह दिया। उनका पूरा फोकस अगले साल अप्रैल मई में होने वाले विधानसभा चुनावों पर नजर आया।
और उन्होंने एजेंडा साफ कर दिया कि राम मंदिर ही विधानसभा और लोकसभा चुनावों में बीजेपी का मुद्दा होगा। राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? बाबर के जमाने से ये राम मंदिर बनता नहीं था, कांग्रेस उसको कोर्ट में अटका कर पड़ी थी। मोदी जी ने 2019 में राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया और युवाओं, मैं आपको बताने आया हूं, 1 जनवरी 2024 का रिजर्वेशन अयोध्या का करा लीजिए। अयोध्या में भव्य राम मंदिर वहां पर बनकर तैयार हो जाएगा। 2018 में भी अमित शाह ने मंड्या से ही चुनाव अभियान शुरू किया था। इस बार बीजेपी का फोकस वक्कलिगा बाहुल्य ओल्ड मैसूर क्षेत्र के 8 जिलों पर है, क्योंकि लिंगायतों में गुटबाजी की वजह से बीजेपी की उन पर पकड़ कमजोर हुई है। साथ में जनार्दन रेड्डी ने भी बगावत कर दी। कल्याण कर्नाटक के आधे दर्जन जिलों पर रेड्डी की पकड़ है। भले ही उनकी पार्टी न जीते, लेकिन वो बीजेपी का ही वोट काटेंगे। ऐसे में ओल्ड मैसूर क्षेत्र में बीजेपी सेंधमारी की कोशिश कर रही है। आप सभी को हाथ जोड़कर एक विनती करने आया हूं कि इस बार मांड्या मैसूर क्षेत्र की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी को देकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाइए। सिर्फ अमित शाह ही नहीं, बल्कि राहुल गांधी की नजर भी इस क्षेत्र पर है। उनकी भारत जोड़ो यात्रा का 50% से ज्यादा हिस्सा इसी मैसूर मंड्या क्षेत्र से होकर गुजरा। हालांकि सीटों के मामले में इस इलाके की 55 सीटों में कांग्रेस कुछ ही सीटों से जेडीएस से पिछड़ती है, लेकिन कुमारस्वामी अपने इलाके में सेंधमारी की कोशिश को गंभीरता से लेते नहीं दिख रहे। उनको रैली करने दो, वो भी पार्टी के नेता हैं, उसमें क्या परेशानी है? लोटस मुरझा रहा है, अब वो कैसे खिलेगा? कमल के मुरझाने का समय आ गया है। प्रकृति का नियम है कि जो खिलता है वो मुरझाता भी है। कमल का भी वही हाल है, मुरझाने का टाइम नजदीक आ गया है। मुद्रोग काल प्रारंभ प्रतियೊಂದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮ। जेडीएस का जनाधार इसी ओल्ड मैसूर रीजन में है। जेडीएस को लगता है कि 30 से 35 सीटें अगर वो जीतती है तो त्रिशंकु विधानसभा होने की सूरत में बगैर उसके समर्थन के अगली सरकार का गठन यहां नहीं हो सकता। ऐसे में ओल्ड मैसूर रीजन में इस बार कांटे की टक्कर होने जा रही है, क्योंकि तीनों ही पार्टियां जोर आजमाइश में जुट गई। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। भारतीय कफ सिरप पीने के चलते 18 बच्चों की मौत के उज्बेकिस्तान सरकार के आरोप के बाद अब नोएडा के मेरियन बायोटेक के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में तमाम दवाओं के उत्पादन पर भारत सरकार ने रोक लगा दी है। आगे की जांच को लेकर दवाइयों के सैंपल को चंडीगढ़ के रीजनल ड्रग्स टेस्टिंग लेबोरेटरी में भेजा गया है। इन खबरों से भारतीय साख पर की काफी किरकिरी हुई थी। मेरियन बायोटेक में तमाम दवाइयों के बनाने पर पूरी तरह से रोक। उज्बेकिस्तान सरकार के आरोप के बाद भारत सरकार ने फैसला किया है। दरअसल उज्बेकिस्तान सरकार का आरोप है कि नोएडा की इस कंपनी के कफ सिरप डॉक 1 मैक्स को पीने से वहां 18 बच्चों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और यूपी स्टेट ड्रग कंट्रोलर की साझा जांच में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के तहत आने वाले क्वालिटी सिस्टम को मेरियन बायोटेक फार्मा में ढीला पाया गया। मेरियन फार्मा को कारण बताओ नोटिस जारी करके पूछा गया है कि क्यों न आपका लाइसेंस निलंबित या रद्द कर दिया जाए। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट किया है कि सिर्फ डॉक 1 मैक्स में मिलावट की खबरों के बाद सीडीएससीओ की टीम ने जांच के बाद गुरुवार रात से नोएडा के मेरियन बायोटेक के सभी दवाइयों के उत्पादन पर रोक लगा दी है, जबकि आगे की जांच जारी है। मेरियन बायोटेक पिछले 10 साल से एक उज्बेकी कंपनी के जरिए उज्बेकिस्तान को दवाई निर्यात कर रहा है। इस मामले के बाद वहां की सरकार ने दवा आयात करने वाली उज्बेकी कंपनी और इस कफ सिरप की टेस्टिंग करने वाली सरकारी लैब के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। ये सिरप
बिना किसी डॉक्टर की सलाह के और तय मात्रा से ज्यादा बच्चों को दिया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। दवाई को लेकर पहले गाम्बिया और अब उज्बेकिस्तान सरकार के आरोप के बाद भारत सरकार विचार कर रही है कि अलग अलग विभागों की ऐसी कमेटी बनाई जाए जिससे इस तरह की शिकायतों का निस्तारण जल्दी हो पाए, क्योंकि सवाल सिर्फ एक कंपनी पर नहीं पूरे देश पर उठता है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। मां का गुजर जाना प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक बड़ी निजी क्षति है, लेकिन अंतिम संस्कार के तुरंत बाद ही वो काम पर लौट आए। उन्हें रेलवे से जुड़े कार्यक्रमों और गंगा परिषद की बैठक में हिस्सा लेने के लिए कोलकाता जाना था और उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें हिस्सा लिया। किसी भी कार्यक्रम को न तो रद्द किया गया और न ही समय बदला गया। मां के अंतिम संस्कार के कुछ ही घंटों के भीतर प्रधानमंत्री मोदी काम पर लौट आए। हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनकी मां को श्रद्धांजलि दी और उन्हें आने का धन्यवाद दिया। I pray to God, may God give you the strength and bless you. वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने के अलावा प्रधानमंत्री ने जोका तारातला मेट्रो लाइन का उद्घाटन भी किया और न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन के नवीकरण की बुनियाद रखी। ये सिक्किम और उत्तर भारत का अहम टर्मिनस है, जहां बीजेपी 2019 का प्रदर्शन दोहराने की उम्मीद रखती है। लेकिन कार्यक्रम के दौरान अराजक दृश्य भी दिखे। राजनीति हावी होती नजर आई और जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची तो बीजेपी कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगाने लगे। गुस्साई ममता ने मंच पर जाने से इनकार कर दिया। रेल मंत्री ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। उन्होंने मंच के पास अपनी सीट से ही प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और बैठक को संबोधित किया। Sir, you will be happy to know today is my happiest day. बताया कि ये परियोजनाएं अरसे से लंबित थीं और इन्हें उनके रेल मंत्री रहते मंजूरी दी गई थी। प्रधानमंत्री ने भी नदी से जुड़ी अर्थव्यवस्था की अहमियत पर जोर दिया और आदि गंगा की सफाई और उसे नया जीवन देने की बात कही। ये नहर कालीघाट में ममता बनर्जी के घर के पास से गुजरती है। जब मैं रेल मंत्री थी तरातला जोका, मैंने इसका उद्घाटन किया था। इसके साथ ही उस समय की राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी को भी आमंत्रित किया था। देश ने 475 वंदे भारत ट्रेन शुरू करने का संकल्प लिया था। आज इसी में से एक हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन यहां कोलकाता से शुरू हुई है। सुविधाओं के साथ पहले अंतर्राष्ट्रीय रेलवे के कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री ने नेशनल गंगा काउंसिल की बैठक में भी हिस्सा लिया। इसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री शामिल थे। प्रधानमंत्री के मां के निधन की खबर आने के बाद अफसरों को लग रहा था कि प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम था वो शायद कैंसिल हो जाएगा या पोस्टपोन हो जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री के दफ्तर ने तुरंत बता दिया कि ऐसा नहीं होगा और सारे कार्यक्रम जैसे आयोजन किया गया है वैसे ही होगा। इसके बाद जो प्रधानमंत्री के आलोचक है, जैसे कि मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी, जिन्होंने बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा जय श्री राम का नारेबाजी करने के खिलाफ अपने नाराजगी जताई, उन्होंने भी प्रधानमंत्री का ये काम करने का तरीका को लेकर उनका तारीफ की। कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ कोलकाता से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का कल निधन हुआ। पीएम मोदी अपनी मां को अंतिम विदाई देने गांधीनगर पहुंचे। उन्होंने अपने भाइयों के साथ मां हीराबेन को कंधा दिया और मुखाग्नि दी। इस मौके पर पीएम मोदी के परिवार के सदस्य ही मौजूद दिखे। इससे पहले कल सुबह 3:30 बजे हीराबेन का निधन हो गया था। वो अहमदाबाद के अस्पताल में भर्ती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां हीराबा को दी अंतिम विदाई। शुक्रवार सुबह अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। परिवार तब उपस्थित था।
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उद्योगपति गौतम अडानी सहित कुछ जानी मानी हस्तियां भी। प्रधानमंत्री ने सुबह ट्वीट कर अपनी मां को श्रद्धांजलि दी, याद किया एक सदी तक चलती रही मां। हीराबा महसाणा के विसान सागर में पैदा हुई थीं। दामोदर दास मोदी से उनका विवाह हुआ, एक बेटी हुई, 5 बेटे। 6 बच्चों में प्रधानमंत्री तीसरे नंबर पर है। मां से उनका बहुत गहरा रिश्ता रहा। वे हर जन्मदिन पर मां के पास जाकर उनसे आशीर्वाद लेते। इस साल अपनी मां के 99 साल पूरे करने पर प्रधानमंत्री ने अपने ब्लॉग में लिखा था कि कितना मुश्किल उनकी मां का बचपन रहा था। बहुत कठिन था मां का जीवन। प्रधानमंत्री बनने के 1 साल बाद कैलिफोर्निया के फेसबुक हेडक्वार्टर में अपनी मां के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री की आंख में आंसू आ गए। मजदूरी कर रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने अक्सर अपने जीवन मूल्यों के लिए अपनी मां को श्रेय दिया है, चाहे वो गरीबों की सेवा हो या भ्रष्टाचार का विरोध हो। नवंबर 2016 में यह वीडियो सामने आया। नोटबंदी के बाद 95 साल की हीराबा गुजरात के गांधीनगर के एक बैंक के बाहर व्हीलचेयर से आईं। उन्हें 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बदलवाने थे। वो लंबी कतार में अपनी बारी का इंतजार करती रहीं। प्रधानमंत्री की मां के देहावसान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्रद्धांजलि दी। दूसरे दलों के नेताओं ने भी। विदेशों से भी श्रद्धांजलि संदेश आए, लेकिन प्रधानमंत्री की इच्छा के मुताबिक कोई सरकारी कार्यक्रम रद्द नहीं किया गया। खुद प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बंगाल में कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाई। अमित शाह और राजनाथ सिंह ने भी अपने कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। 1923 में जन्मी हीराबा ने भारत में अंग्रेजों को राज करने से लेकर अपने बेटे को देश का प्रधानमंत्री बनते हुए देखा है। गरीब तबके से आने के बावजूद संघर्ष कर उन्होंने अपने बच्चों को हौसला दिया, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री हमेशा करते हुए नजर आते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जब भी गुजरात आते थे अपने मां के लिए समय निकालते थे, लेकिन इस बार वो गुजरात उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए आए थे और शायद ये कमी उन्हें हमेशा खलेगी। गांधीनगर से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।